हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बी के माथुर, मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 1, सेट्स ऑफ 11th क्लास। ओके, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप 11th क्लास में आने वाले हैं या आ चुके हैं या आफ्टर 10th रिजल्ट आ जाएंगे। तो बेटा एक बात आप ध्यान रखना, 10th की मैथमेटिक्स और 11th की मैथमेटिक्स में ह्यूज डिफरेंस है। ओके, 10th की जो मैथमेटिक्स थी वो रियल लाइफ यूजेबल मैथमेटिक्स थी, और 11th से आगे जितनी भी मैथमेटिक्स आएंगी वो सारी प्रोफेशनल और साइंटिफिक मैथमेटिक्स होंगी, जो आगे कोर प्रोफेशन में यूज होती हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट बनता है, ठीक है, कोई इंजीनियर बनता है, तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, जो सब्जेक्ट्स आएंगे, उनके अंदर ये चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इंटरेस्ट आएगा। बड़े आराम से धीरे धीरे मेरे साथ साथ पढ़ते रहें, और जो भी चीज़ वीडियो के अंदर है हर एक चीज़ को अपनी कॉपी के अंदर नोट करें। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसका चैप्टर है सेट्स। देखो जो सेट्स है ये प्योर मैथमेटिक्स नहीं है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ऑलराइट, मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत ब्रॉड है, इसकी बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जैसे 2D, 3D, वेक्टर, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, लिमिट्स, एल्जब्रा। इसी तरह से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी एक ब्रांच है इसकी, तो उसका एक पार्ट है हमारा सेट। ऑलराइट, तो बेटा सेट को जानने से पहले तीन बातें आप जान लीजिए, इन तीन बातों का बार बार यूज होगा। तो जरा देखते हैं ये तीन बातें हैं क्या। एक्चुअली दीज आर स्मॉल कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहला है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोलो या मेंबर भी इसको हम बोल देते हैं, एक ही बात है। तो टीचर इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, एलिमेंट्स या मेंबर। देखो बेटा, एलिमेंट्स या मेंबर होते क्या हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आपको मालूम है दो होते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। जैसे चेयर्स, ट्रीज, ह्यूमंस, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। ठीक है, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एलिमेंट्स कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, दैट मे लिविंग और दैट मे नॉन लिविंग। ऑलराइट, तो इसमें बहुत सारे नंबर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी एलिमेंट की बात होगी तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। दूसरा है करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस जो होता है वो इस तरह का एक ब्रैकेट होता है, देखिए इस तरह का। ठीक है, नॉर्मल ब्रैकेट्स आप 10th में लगाते थे ऐसे या ऐसे, ये वाला जो ब्रैकेट है इसे बोलते हैं करली ब्रेसेस, और ये सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। तो सेट हमेशा इसी की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेल डिफाइंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वेल डिफाइंड। देखिए वेल डिफाइंड का मतलब है कोई रूल है ना, सर्टेन रूल, यानी अकॉर्डिंग टू सम रूल, अकॉर्डिंग टू सम लॉ हम देखेंगे कौन सी चीज किस तरह से कलेक्ट होगी। तो द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड इज सम रूल और सर्टेन रूल। तो ये तीन बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद अब देखते हैं सेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसका रियल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में क्या यूज है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए अब आपके सामने आती है इसकी डेफिनेशन कि सेट्स की डेफिनेशन क्या है। कोई आपसे पूछे, और अक्सर वाइवा के अंदर टीचर आपसे पूछते हैं कि भाई सेट्स की डेफिनेशन बताओ और इसके एग्जांपल्स भी बताओ। तो बेटा आपके सामने देखिए लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन, पूरा वर्ड एक साथ है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऑलराइट, ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो देखिए इसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो अभी अभी हमने देखे। ऑब्जेक्ट आपको मालूम है थिंग्स होती हैं, और थिंग्स दो होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को अगर हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बना लें, एक रूल के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर लें, तो दैट विल बी नोन एज सेट। ऑलराइट, तो डेफिनेशन अपने दिमाग के किसी कोने में बिठा लें कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए मैंने आपके सामने 6 एग्जाम्पल्स लिए हैं। अगर हम दुनिया में किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछें कि भैया वॉवेल्स बताओ क्या होता है, तो हर व्यक्ति का आंसर होगा ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। यानी उसने बचपन से ये जाना है कि वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं।
इसका मतलब यहाँ पे सर्टेन रूल लगाया गया है, ऑब्जेक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है। वॉवल्स एक रूल है, AEIOU को वॉवल कहा जाता है। तो दिस इज सेट। वाई? बिकॉज इट फॉलोज दिस डेफिनेशन। ऑल राइट, अगला देखते हैं। अगर हम रैंडमली किन्हीं भी लोगों से पूछें कि 3 बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया बताओ, तो भैया किसी का आंसर अलग होगा, किसी का आंसर अलग होगा, किसी का आंसर अलग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन की परसेप्शन, उसकी सोच, उसकी लाइक डिसलाइक अलग है। क्योंकि यहां पर कोई रूल नहीं है, यहां पर ये बेस्ट लगा दिया गया है। मेरी नजर में बेस्ट शाहरुख खान हो सकता है, आपकी नजर में बेस्ट सलमान खान हो सकता है, किसी और की नजर में बेस्ट अक्षय कुमार हो सकता है। तो बेस्ट का यहां पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट तो है, एक्टर्स हैं, ऑब्जेक्ट है, 3 कलेक्शन भी हो रही है, लेकिन वेल डिफाइंड कोई रूल नहीं है। तो दिस इज नॉट सेट, क्योंकि ये डेफिनेशन का वायलेशन कर रहा है। अगला देखते हैं। बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ओके, बुक्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद ने जो बुक्स लिखी हैं, इसका मतलब रूल लग गया। इसका मतलब अगर हम किसी से पूछेंगे तो वो वही आंसर देगा जो मुंशी प्रेमचंद ने बुक्स लिखी हैं, और किसी बुक का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि यहां पर एक रूल लगा दिया गया है, एक टैग लगा दिया गया है। तो दिस इज सेट, क्योंकि इट फॉलोज दिस डेफिनेशन। आगे देखते हैं गाइस। मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब यहां देखते हैं, एनिमल्स भी है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां लिखा है मोस्ट डेंजरस। ये तो वेल डिफाइंड नहीं है। हो सकता है किसी को कॉकरोच से डर लगता है, उसके लिए वो मोस्ट डेंजरस हो गया। हो सकता है किसी को लॉइन से डर लगता है। तो यहां पे ये मोस्ट डेंजरस इज नॉट वेल डिफाइंड, तो ये इस डेफिनेशन का वायलेशन कर रहा है। दिस इज नॉट सेट। अगला, ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं, ठीक है, ऑल गर्ल्स, तो यानी यहां पे एक रूल है कि भैया हमें अपनी क्लास की गर्ल्स के बारे में बात करनी है। तो सारी गर्ल्स हमारी क्लास की, एक रूल है यहां पर। तो दिस इज सेट। अगला, मंथ स्टार्टिंग विथ लेटर जे, यानी हमें सारे मंथ्स के नाम बताने हैं जिनका नेम जे से स्टार्ट होता है। तो ऑफकोर्स जनवरी, जून, जुलाई, और कोई तो आएगा नहीं। तो एक रूल लगा दिया है, एक कंडीशन लगा दी गई है कि जे वाले मंथ्स के नाम बताओ। तो दिस इज सेट। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन बोलो। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। चलिए आगे देखते हैं गाइस। हाँ जी गाइस, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। इसका यूज क्या है? एप्लीकेशन बोला तो यूज, कि रियल लाइफ में सेट का क्या यूज है और मैथमेटिक्स में इसका क्या यूज है। अगर सेट ना होता तो क्या होता, ठीक है। देखो, आप ये बात तो जानते हो कि कोई भी चीज अगर मैथमेटिक्स के अंदर है तो ऑफकोर्स वो ह्यूमन बीइंग ने ही बनाई होगी, रिसर्च की होगी। और अगर कोई चीज बनी है तो ऑफकोर्स उसका कोई ना कोई यूज भी होगा, राइट। क्योंकि अननेसेसरी ह्यूमन बीइंग ने कोई चीज मैथमेटिक्स के अंदर रिसर्च नहीं की। तो बेटा इसका यूज क्या है? तो पहले देखते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल। देखो, आप लोग कभी शॉपिंग मॉल्स गए होंगे और आपने देखा होगा कि वहां सेक्शंस बने होते हैं, है ना, कि एक जगह जीन्स की पैंट ही मिलेंगी, एक जगह सिर्फ टॉप मिलेंगे, एक जगह सिर्फ शूज, ठीक है। यानी जो सेम कैटेगरी की चीज है वो एक सेक्शन के अंदर रखी जाती हैं। तो दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेट, ठीक है। डेफिनेशन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो डेफिनेशन का फॉलो हो रहा है यहां पर। आगे देखो, यूनिवर्स। आपको मालूम है यूनिवर्स के अंदर मैनी डिफरेंट गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सीज की अपनी एक प्रॉपर्टी है ना। तो ये भी एक सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट, अगर आपके फोन में प्लेलिस्ट हैं तो बहुत सारे बच्चों ने या बहुत सारे लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई होती हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सॉन्ग्स। लाइक रॉक सॉन्ग एक प्लेलिस्ट में होते हैं, सैड एक में होते हैं, रोमांटिक एक में होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेट। किचन में आप लोग देखते होंगे गाइस, मसाले सारे एक जगह रखे होते हैं, ठीक है। और आपका ये मैगी और पास्ता, ये सब एक जगह रखे होते हैं। प्लास्टिक के जो यूटेंसिल हैं वो एक जगह, और स्टील के एक जगह, और कांच के एक जगह। तो इस टाइप से सेट का परफेक्ट एग्जांपल किचन के अंदर भी देख सकते हैं हम। और देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेटिव हाउस।
अगर आपने टीवी में देखा हो तो पार्लियामेंट या जो भी रिप्रेजेंटेटिव हाउस होते हैं उसके अंदर बीजेपी वाले एक साथ बैठे होते हैं, कांग्रेस वाले एक साथ बैठे होते हैं, मतलब अलग अलग पार्टीज के सेक्शन बने होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेट। अगर ऐसा ना होता और अगर सारे मिक्स बैठते तो फिर तो लड़ाई हो जाती उनमें आपस में। हाँ, तो ये सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट इन मैथ्स, मैथमेटिक्स। तो देखो बेटा, अगला जो चैप्टर आने वाला है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है, पी माने प्रोडक्ट। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको नहीं आता तो रिलेशन आपको कभी नहीं आ पाएगा। अगर आपको रिलेशन नहीं आता तो फंक्शन आपको कभी नहीं आ पाएगा। यानी फंक्शन रिलेशन पर डिपेंड है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिपेंड है, और कार्टेशियन सेट पर डिपेंड है। अगर सेट ना होता तो ये तीनों चीजें आज तक इस दुनिया में बन ही नहीं पाती। तो देखो मैथमेटिक्स में कितना तगड़ा यूज है इसका। और ये फंक्शन कंपटीशन में आता है, आईआईटी लेवल तक पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, देखेंगे इसको चैप्टर 2 में। आगे देखो, अगर सेट ना होता तो मॉडर्न एल्जेब्रा की कोई सोच भी नहीं सकता था। इसको हम टोपोलॉजिकल स्पेस भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, ये तो जब आप 12th के बाद स्पेसिफाइड फील्ड में जाओगे तब पता चलेगा आपको। अगर सेट ना होता तो रिंग्स, फील्ड, वेक्टर स्पेस, मैथमेटिक्स की ब्रांच है ये भी, उनके बारे में बात ना हो पाती। ये फील्ड वो वाला फील्ड नहीं है खेत वाला, दिस इज अ टर्म इन मैथमेटिक्स। ओके, जब हायर एजुकेशन में जाओगे तो आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, ये सब एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ये वाइवा में पूछे जाते हैं। और आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई हम सेट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी गाइज, अब आ गए हम न्यू कॉन्सेप्ट पे। देखिए आपके सामने कुछ सिंबल दिख रहा है आपको, और ये भी देखो एक सिंबल है, ये कट कर दिया है मैंने इसको। तो इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स में, इसका मतलब है रिलेटेड। और इस सिंबल को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब है नॉट रिलेटेड, अनरिलेटेड। ऑलराइट, अगर फिजिक्स में आपको ये सिंबल दिखे तो इसको बोलते हैं एप्साइलन। एप्साइलन इसका मतलब होता है स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन ये फिजिक्स के अंदर है, मैथमेटिक्स की बात अभी हो रही है तो हम इसको अवॉइड करते हैं और इसका नाम बिलोंग्स टू ही बोलेंगे। फिजिक्स में इसको टीचर्स एप्साइलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिंबल ये होता है, या हल्का सा वो ऐसा करके बनाते हैं, तो दोनों सिंबल इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं। तो गाइस देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए आपको एक सेट दिया हुआ है, मैंने आपको बोला था करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट लिखे होते हैं, तो देखो नंबर लिखे हुए हैं, ये करली ब्रेसेस है। तो अब इसका यूज देखते हैं। अगर कोई आपसे पूछे 1 का और A का क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे बिलोंग करता है। रीजन 1 इज अवेलेबल इन सेट A। अगर कोई पूछे 8 का और A का क्या रिलेशन है, आप बोलोगे डज नॉट बिलोंग। 11 बिलोंग करता है, 12 डज नॉट बिलोंग, क्योंकि 12 और 8 इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, तो आपको समझ आ चुका होगा कि बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का क्या मतलब है। एक बात और देखो बेटा, सेट के बारे में 2 बातें आप लोग जान लो। एक तो सेट ना अनऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड, ये अनऑर्डर्ड होता है। मतलब अगर किसी बच्चे ने 1 2 7 11 लिखा या 7 2 1 11 लिखा तो बात एक है। देखो 1 2 की जगह बदल के 2 1 लिख दिया, 7 को आगे ले आया, तो मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो सेट हमेशा अनऑर्डर्ड होता है, किसी भी ऑर्डर में लिखो, एलिमेंट आगे पीछे हो जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पहली बात। दूसरी बात, नो एलिमेंट रिपीटेड, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, यानी रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। अगर मैं आपको बोलूं 1 1 1 2 ये कोई सेट है तो दिस इज बुलशिट, ऐसा नहीं हो सकता। तो नो एलिमेंट रिपीटेड ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखना, सेट अनऑर्डर्ड होता है और नो एलिमेंट रिपीटेड, नो एलिमेंट नो रिपीटिशन इज अलाउड। ऑलराइट, चलिए अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं गाइस। हाँ जी गाइस, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, फॉर्म्स ऑफ सेट्स। तो बेटा सेट की 2 फॉर्म होती हैं, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है सेट रोस्टर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं, तीनों का मतलब एक है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया होता है इन एनी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश वट एवर लैंग्वेजेस।
या फिर कोई कंडीशन दी होती है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सेट बनाया होता है और उसको देखो इस तरह से दिखाया जाता है, एक्स सच दैट एक्स, और यहाँ पर कोई स्टेटमेंट या एक्स सच दैट एक्स। इसे वैसे कॉलन बोलते हैं इन इंग्लिश, बट यहाँ पर इसको बोलते हैं सच दैट, एक्स सच दैट एक्स, कोई भी स्टेटमेंट। और कभी कभी कुछ स्कूल्स में ये वाला सिंबल ना लग करके ऐसे वाला आ जाता है, इसका मतलब भी सच दैट है, और यहाँ कोई स्टेटमेंट। तो ये दोनों बातें एक है, ये और ये इंटरचेंजेबल यूज होती रहती हैं। और रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास लिखे होते हैं, लिखो कॉमा, लिखो कॉमा, लिखो कॉमा, इस तरह से। तो एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ऐसा दिया होगा तो ऐसा बनाने को बोलेगा, और अगर रोस्टर फॉर्म दी हुई है तो आपको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। तो बेटा एक न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर फ्रॉम लॉयल, यानी लॉयल से हमें लेटर निकाल के सेट बनाने हैं। तो देखो ये आपकी बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा ऐसी होती है बिल्डर फॉर्म की, या ऐसे करके भी हो सकती है, एक ही बात है। तो इसका आंसर देखिए, पहले कुछ नाम रख दीजिए इसका, ए कोई नाम है इसका सेट का, और ये हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो लॉयल को लेटर फॉर्म में लिख दो अलग अलग, तो एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए, और फिर क्या आएगा बोलो, एल नहीं आएगा। याद करो, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो एल 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। तो दिस इज द आंसर। किसी बच्चे ने ए आगे और वाई पीछे लिखा तो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक और, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर। अच्छा, 2 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे 10, 11, 12, ठीक है। सच दैट देयर सम इज 8। अच्छा, 2 डिजिट का कोई नंबर है, उनकी डिजिट का सम 8 आना चाहिए। तो यहां सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ नाम दे दो उसको, मैंने सपोज बी नाम दिया, इसके भी नाम दे सकते हो, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो जरा सोचो 2 डिजिट के ऐसे नंबर जिनका सम 8 हो डिजिट्स का। तो पहला देखो आ गया 17, भाई सीक्वेंस वाइज, ठीक है। 17 के बाद अगली जो लाइन आएगी 20 वाली, उसमें आ गया 26, 30 वाली में आएगा 35, उसमें आएगा 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71, इसके बाद 80, इसके बाद और कोई आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 90 वाली में अगर जाएंगे तो सम 8 से ज्यादा हो जाएगा, 80 वाली से ऊपर जाएंगे तो अभी सम 8 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार देखो आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है और बोला है बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज करो। तो 3, 6, 12, इसका नाम कुछ मान लेते हैं सी, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो गाइज देखो सी इज इक्वल टू, इसका आंसर एक्स सच दैट एक्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दिस इज द स्टाइल ऑफ बिल्डर फॉर्म, ये तो आना ही है। अब देखो इसका पैटर्न आप देखो, तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो इज मल्टीपल ऑफ 3 तो भी आपका आंसर ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे करके लिखूं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, और n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर कॉमा, और n लेस देन इक्वल 7, तो भी मेरा आंसर सही है। ये थोड़ा सा टेक्निकली हो गया, ठीक है। और अगर मैं नॉर्मल लिख देता कि इट इज मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन इक्वल 21, तो भी आपको मार्क्स मिलते। लेकिन स्कूल वाले टीचर बोलते हैं कि बेटा ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा लगता है, तो अच्छा भी लगना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर आपको मालूम है 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर आपने इसके अंदर 1 डाला यू विल गेट 3, आपने इसके अंदर 2 डाला यू विल गेट 6, आपने इसके अंदर 3 डाला यू विल गेट 9, 9 यहाँ पर मिस हो गया, ये मैं लिख देता हूँ। आपने यहाँ पे डाला 4, तो इस तरह से आपके पास सारे नंबर आ जाएंगे। 7 तक क्यों, क्योंकि देखो लास्ट कंडीशन 21 है, तो 7 डालने पर 21 फुलफिल हो रहा है, ओके। ये 9 यहाँ पर मिस था, तो मैंने ये क्वेश्चन अब जाके ठीक हुआ है। तो आई थिंक आपको कुछ कन्वर्जन आ गए होंगे। कुछ और देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी गाइस, तो कुछ लास्ट है ये न्यूमेरिकल्स, इसके बाद ये वीडियो का एंड हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले ना इन चीजों को देखने से पहले नीचे देखो कुछ बातें मैंने लिखी हुई हैं। अगर कहीं कैपिटल एन आपको दिखे तो इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जेड का मतलब इंटीजर, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, लेकिन डेसिमल में नहीं होते ये। जेड प्लस का मतलब ओनली पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस का मतलब ओनली नेगेटिव इंटीजर, ये पावर में लिखा हुआ है ऊपर। क्यू का मतलब रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। आर का मतलब रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर हैं, मतलब रियल नंबर इन सबके फादर हैं एक तरीके से, ठीक है। आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर,
इसका मतलब नेगेटिव रियल नंबर, और इसका मतलब होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं एक और। इसमें लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू z। इसका मतलब x यहाँ पर कोई एलिमेंट है जो इंटीजर है, ठीक है। और कंडीशन ये रही कि x की वैल्यू 9/2 से छोटी होगी और -5/2 से बड़ी होगी। तो -5/2 का एक्चुअल मतलब तो 2.5 हो गया और 9/2 का एक्चुअल मतलब 4.5 हो गया। तो x की वैल्यू इससे तो बड़ी चाहिए और इससे छोटी चाहिए। और इंटीजर तो मतलब x की वैल्यू डेसिमल में तो होगी नहीं, क्योंकि इंटीजर कभी डेसिमल में नहीं होते। तो सोचो 4.5 से छोटा इंटीजर कौन होता है? 4। फिर 3 2 1 0 और -2.5 से बड़ा इंटीजर -2 और -1। तो हमारा आंसर आया -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। तो दिस इज बिल्डर फॉर्म, और इसको अगर हम एलिमेंट्री फॉर्म में लिख देते हैं दिस इज रोस्टर फॉर्म। तो आगे समझ, तो Z क्या होता है यहां से आप सीख सकते हैं। आगे देखिए, आपको कोई रोस्टर फॉर्म दी हुई है और बिल्डर फॉर्म बनाने को बोला है। चलिए जी बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये तो आएगा ही आएगा, a सच दैट x। ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, एक ही बात है। ऑलराइट, अब इधर देखो, ये 1/2, ये 2/3। अब बच्चा सोचता है कि सर ये तो रैशनल नंबर है, यहाँ पे लिख दो q। नो, दिस इज नॉट रैशनल। रीजन रैशनल है लेकिन कुछ पार्ट्स हैं। रीजन, क्योंकि देखो अगर रैशनल होता तो फिर तो यहाँ 5/3 भी होता, 7/9 भी होता, फिर तो कुछ भी नंबर हो सकता था। रैशनल तो ये है, लेकिन एक पैटर्न भी है इसके अंदर, तो उस पैटर्न को जज करके लिखो। तो देखो ऊपर क्या है, 1 2 3, यानी ऊपर नेचुरल नंबर है, और नीचे भी देखो नेचुरल नंबर है लेकिन एक ज्यादा, जो ऊपर है उससे एक ज्यादा है। तो अगर मैं इसे ऐसे करके लिख दूं, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1। n इज नेचुरल नंबर, ठीक है, और n की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल 6। ये मैंने लिखा। देखो मैंने यहाँ स्मॉल n यूज किया क्योंकि जो कैपिटल n है वो पूरे एंटायर नेचुरल नंबर की फैमिली को डिफाइन करता है। स्मॉल n लिमिटेड पार्ट्स, तो मैंने केवल 1 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर यूज किए, इसलिए मैंने n लिखा। बात आती है कि सर यहाँ तो 7 है, आपने 6 क्यों लिखा? अरे भाई, नेचुरल नंबर आप इसमें 1 डालो, 1, यहाँ 1 डालोगे तो 1/2 आएगा। 2 डालो, 2/3 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे 6 डालोगे तो 6/7 हो जाएगा। तो मतलब n आपको 6 तक ही यूज करना है, 7 तो ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ से। ऑलराइट, तो ये एक न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आता रहता है। एक और देखते हैं गाइस। इसने कहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z बोला तो इंटीजर, और ये कंडीशन है x² लेस देन इक्वल 4। ओके, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर ऊपर गया तो ये हो गया √4, और √4 की वैल्यू होती है 2, एक बार +2 और एक बार -2। जब भी माइनस आता है तो ये साइन ना बदल जाता है, ऐसे हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो लेस देन। ऐसा क्यों, जरा देख लेते हैं। ये बताओ, माइनस का 50 बड़ा है या माइनस का 100 बड़ा है? ऑफ कोर्स माइनस का 50 बड़ा है। अगर आपने माइनस से माइनस कट किया तो आपके पास बचा 50 और 100। अब बताओ कौन बड़ा है? अब ये बड़ा है। तो जब भी माइनस हट जाता है या माइनस लग जाता है, अगर मान लो इसमें आप माइनस लगा दोगे तो दोबारा वहां पहुंच जाओगे, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी माइनस एक्स्ट्रा आता है या माइनस हटता है तो दिस साइन ऑलवेज रिवर्स्ड, उल्टा हो जाता है ये। तो इसलिए x की वैल्यू आई 2 से छोटी और -2 से बड़ी। अब इसको आप लिख दो इधर। तो सोचो भाई, इंटीजर लिखना है -2 से बड़े, तो -2 से बड़े और -2 भी इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल है। तो -2 -1 0 1 2, दिस इज आवर रिजल्ट। ठीक है, तो बेटा इन सारी चीजों को अपनी नोटबुक में नोट करो, और होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा, आप उस होमवर्क को कर लेना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।